नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास के अंतर्गत आधुनिक भारत का इतिहास देखेंगे और यह प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी स्पेशल है और बेस्ड ऑन माइंड मैप यानी जीएस वर्ड का एक महत्वपूर्ण नोट्स है। बेस्ड ऑन माइंड मैप उस पर आधारित यह एक महत्वपूर्ण लेक्चर है। यह लेक्चर देखें तो सहायक समीक्षा अधिकारी यानी आरओ एग्जाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। साथ ही अंक देखें तो यूपीपीएससी अपर पीटी एग्जाम 2025 के लिए भी, साथ ही एसपीएससी राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत बीपीएससी, एपीएससी, जीपीएससी, क्यूपीएससी, साथ ही संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, यूपीटीपीएससी यानी अधीन सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा आयोजित पेट प्रारंभिक परीक्षा यानी पेट के लिए और यानी यूपीटीपीएससी की परीक्षाओं के लिए और एसएससी साथ ही शिक्षक भर्ती के लिए भी अंक अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो चलिए देखते हैं बेस्ड ऑन माइंड मैप पर आधारित इस नोट्स के लिए यह महत्वपूर्ण लेक्चर को। इसके अंतर्गत इंडेक्स में देखें तो प्राचीन भारत का इतिहास यानी इंडियन जो है एंशिएंट हिस्ट्री को देखें तो इस पर जो ये महत्वपूर्ण टॉपिक जो दिखाए जा रहे हैं इस पर महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। प्लेलिस्ट में भी उपलब्ध है, इस सर्च करके इस सारे टॉपिक पर आधारित वीडियो को आप देख सकते हैं चैनल पर। इसके अलावा देखिए मध्यकालीन भारत के जितने भी टॉपिक यहाँ इस पर भी महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। सर्च करके इस चैनल पर जाकर के आप जो है महत्वपूर्ण लेक्चर को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। साथ ही आधुनिक भारत के अंतर्गत ये देखें तो इसमें जो है पुर्तगाली शासन, डच, डेनिश, फ्रांसीसी, अंग्रेजी साम्राज्य की शुरुआत, श्रमिक आंदोलन एवं प्रेस, अंग्रेजी शिक्षा इत्यादि पर भी जो महत्वपूर्ण लेक्चर बना करके इस चैनल पर अपलोडेड है और साथ ही प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। सर्च करके इस चैनल पर जाकर आप सारे टॉपिक वाइज वीडियो को देख सकते हैं। और जो हम देख रहे हैं इसमें स्वतंत्रता आंदोलन का यानी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण को हमने देख लिया है। 1885 से लेकर 1905 ईस्वी तक के जो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का दौर था इसको हमने देख लिया है। क्रांतिकारी आंदोलन का फर्स्ट ये स्टेप था, प्रथम चरण था। द्वितीय चरण को भी हमने देख लिया 1905 से लेकर के 1919 ईस्वी का जो दौर था इसको भी क्रांतिकारी आंदोलन द्वितीय दौर को हमने देख लिया है। अब इसके आखिरी चरण में देखते हैं अर्थात 1919 से लेकर भारत की आज़ादी तक का दौर जो है गांधी युग के नाम से जाना जाता है। तृतीय चरण जो है इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं इस लेक्चर में और यह अंक जो है आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें महात्मा गांधी जी से। इससे पूर्व जो हमने देखा था उसका पूर्वावलोकन कर लें तो अभी हमने जो देखा था उसमें लाला लाजपत राय जी को हमने महत्वपूर्ण रूप से देखा था, इनके बारे में जानकारी दी गई थी। इस चैनल पर आप जाकर इसको देख सकते हैं और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते रहें। तो एनी बेसेंट को भी हमने देख लिया है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण शख्सियत के अंतर्गत हमने जो है बाल गंगाधर तिलक जी को भी देखा, उनके अंतर्गत यह कामा माटा गारू प्रकरण 1914, लखनऊ पैक्ट को भी हमने समझ लिया, गदर आंदोलन को देख लिया है, जिम्मरमैन योजना को भी देख लिया है, विनायक दामोदर सावरकर जी को भी देख लिया है, बीडी सावरकर जी को भी हमने देख लिया है। इसके अलावा देखें तो ये सारी जानकारी दी जा चुकी है कि क्रांतिकारी आंदोलन जो भारत में था या भारत के बाहर यानी विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियाँ क्या थी इस पर हमने चर्चा कर लिया है। मुस्लिम लीग के गठन, दिल्ली दरबार जो 3 दिल्ली दरबार आयोजित होते हैं 1877, 1903 और 1911 का, इस पर मैंने विस्तार से चर्चा कर लिया है। इस सारी जानकारी दी जा चुकी है। इसमें बाल गंगाधर तिलक पर भी महत्वपूर्ण से चर्चा कर लिया है। इन पर आधारित जो प्रश्न बनते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से सारे इसमें दिए गए। आप इसको पूर्व के लेक्चर में जो है दी गई जानकारी वहाँ से आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पर भी इसको जानकारी रूप में अवलोकन कर सकते हैं। चलिए महात्मा गांधी के बारे में स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को और यह इस नोट्स पर आधारित जितने भी महत्वपूर्ण नोट्स पर आधारित जो लेक्चर है या नोट्स में दिए गए हैं बेस्ड ऑन माइंड मैप, इसी आधार पर हम इसको जो है व्याख्या करने जा रहे हैं या इस पर चर्चा करने जा रहे हैं महात्मा गांधी के आधार पर। अर्थात इनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी ऐड करेंगे तो यह बहुत बड़ा जानकारी के रूप में उभर जाएगा। महात्मा गांधी एक शख्सियत हैं, अर्थात यह एक युग हैं, कोई व्यक्ति नहीं है। यह महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता पूज्य बापू जी हैं। तो इनके बारे में जो है एक लेक्चर में समेटना आसान नहीं है, इसलिए इस लेक्चर में जो इस नोट्स में दिए गए उसी पर हम चर्चा करेंगे, इसमें एक्स्ट्रा ऐड करने का प्रयास नहीं करेंगे। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं। इनका परिचय देखें यानी इंट्रोडक्शन ऑफ महात्मा गांधी जी। तो इनकी माता का नाम कस्तूरबा गांधी जी था, पिता का नाम करमचंद गांधी जी था। और इनके बारे में इंट्रोडक्शन देने से पहले यह देख लेते हैं कि 1919 से 1939 का जो राष्ट्रवादी का दौर था, तृतीय चरण, इसकी विशेषता क्या है, इसमें क्या है। तो भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का आगमन सर्वप्रमुख घटना साबित होती है। इसमें 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार इसी के अंतर्गत आता है, यानी इसी दौर में आता है। 1917 की रूसी क्रांति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1917 की रूसी क्रांति लेनिन द्वारा सोवियत संघ की स्थापना ने भी भारतीयों को प्रभावित किया। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति का भारत पर असर, यानी प्रथम विश्व युद्ध देखें तो 1914 से लेकर 1918 तक जो है प्रथम विश्व युद्ध चला था। तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति का भारत पर असर हुआ जिसने भारतीय जनता में राष्ट्रवाद को पुनः जीवित किया। तो यह 1919-1939 के राष्ट्रवादी दौर यानी तीसरे भारत में राष्ट्रवादी या क्रांतिकारी आंदोलन के तृतीय चरण की यह कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं रहीं।
अब महात्मा गांधी जी पर लौटते हैं तो हमने इनके माता पिता यानी पेरेंट्स के नाम को हमने देख लिया। अब इनके जन्म के बारे में देखें तो इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869, सॉरी यहाँ मिसप्रिंट कर दिया गया छापने में, 1869। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। 2 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र ने 2007 में विश्व अहिंसा दिवस मनाने की घोषणा किया था। यानी एग्जाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। कब से मनाने की घोषणा की गई, 2007 से। किसके उपलक्ष्य में, तो महात्मा गांधी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यह जो है विश्व अहिंसा दिवस मनाने की घोषणा की गई। कौन सी संस्था ने किया, संयुक्त राष्ट्र ने किया, यानी यूएनओ ने किया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसकी घोषणा की गई। इसके बाद देखें तो इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को बिरला हाउस में नाथूराम गोडसे द्वारा की गई। इसलिए 30 जनवरी को जो है शहीद दिवस मनाया जाता है। वैसे भारत में शहीद दिवस 2 डेट में मनाए जाते हैं। एक तो जो महान क्रांतिकारियों में शामिल रहे हैं आपके जो हैं, यानी हमारे जो शहीद भगत सिंह जी रहे हैं और राजगुरु, और सुखदेव जी को जो 23 मार्च को जो फांसी दे दी गई थी 1931 में, 23 मार्च 1931 को, उस दिन को भी भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 30 जनवरी को जो शहीद दिवस है वह महात्मा गांधी जी की मृत्यु के कारण मनाया जाता है। तो 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हुई थी, यानी नाथूराम गोडसे द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। कहाँ पर हत्या की गई थी, बिरला हाउस में की गई थी, जहाँ प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा था। इसके बाद इसमें देखें तो महात्मा यानी गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। यानी इनके जो गुरु थे महात्मा गांधी जी के, वह गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, राजनीतिक गुरु, पॉलिटिकल गुरु थे। इसके बाद देखिए 1915 में गांधी जी ने अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। ध्यान देना है कि 1915 में गांधी जी ने अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की, जिसे बाद में 1917 में साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया। यानी सत्याग्रह आश्रम 1915 में इन्होंने कहाँ पर स्थापित किया था, अहमदाबाद में, जबकि 1917 में से साबरमती नदी के किनारे जो है स्थानांतरित कर दिया गया था सत्याग्रह आश्रम को। इसके बाद देखें तो गांधी जी ने 1924 में हुए बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। हालांकि हमने जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन था उस पर हमने विस्तार से चर्चा किया था कि 1924 में महात्मा गांधी जी ने बेलगांव कांग्रेस का अधिवेशन किया था। इनका एकमात्र यह अधिवेशन था, वार्षिक अधिवेशन कांग्रेस का। इसी के बाद 1925 में जो है सरोजिनी नायडू जो है कानपुर में जो है कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित करती हैं, यानी अध्यक्षता करती हैं, और ये भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष बनती हैं कांग्रेस का। आज जबकि महिला अध्यक्ष में देखें तो वह 1917 में जो कांग्रेस का अधिवेशन किया गया था उसकी अध्यक्षता जो है इन्हीं बेसेंट जी करती हैं। उस पर हमने विस्तार चर्चा पूर्व में कर लिया है। अब यहाँ पर भी इसको केवल जानकारी के रूप में समझ सकते हैं। तो कांग्रेस की एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने किया था 1924 में। बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन यानी बेलगांव में आयोजित किया गया था। यानी बेलगांव जो है कर्नाटका में है, ये ध्यान देना है। और इनके बारे में देखें तो गुजरात के व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए ये दक्षिण अफ्रीका गए थे। यानी किसका मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे, तो गुजरात के व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका मई 1893 में गए थे। इसके बाद इसमें देखें तो यह है गांधी जी ने बम्बई में विधि कार्यालय की स्थापना किया था। यानी विधि कार्यालय की स्थापना बम्बई में किसने किया, महात्मा गांधी जी ने किया। 7 जून 1893, यानी ध्यान देना है कि मई में ये गए और एक महीने बाद यानी 7 जून यानी अगले महीने 7 जून 1893 को अक्सर एग्जाम पूछता है कि गांधी जी को कहाँ पर जो है किस प्लेटफार्म पर या रेलवे स्टेशन पर उनको अंग्रेजों द्वारा बाहर फेंक दिया गया था। तो यह स्टेशन है दक्षिण अफ्रीका का पीटर मैरिजबर्ग स्टेशन दक्षिण अफ्रीका पर उन्हें ट्रेन से बाहर गोरे अंग्रेजों द्वारा फेंक दिया गया था। तो यह नस्ली भेदभाव का एक प्रमुख उदाहरण रहा जिसके कारण गांधी जी पर प्रमुख प्रभाव पड़ा, यानी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, और उन्होंने जो अंग्रेजों को जो है भारत से और दक्षिण अफ्रीका से निकालने का संकल्प लिया था। तो यह घटना उनके देखें तो 7 जून 1893 को पीटर मैरिजबर्ग स्टेशन दक्षिण अफ्रीका में पर उन्हें ट्रेन से बाहर गोरे अंग्रेजों द्वारा फेंक दिया गया था, या बाहर कर दिया गया था, निकाल दिया गया था। इसके बाद देखें तो गांधी जी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। यानी गांधी जी को जो है राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। यानी इनकी जो महात्मा की उपाधि है वह रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। चंपारण सत्याग्रह के सफल सत्याग्रह के कारण जो है महात्मा जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इनको महात्मा की उपाधि दिया था। और गांधी जी को राष्ट्रपिता देखें तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। तो महात्मा गांधी जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं, क्योंकि इसमें जो नोट्स में दिया गया था वह जानकारी उतना पर्याप्त नहीं थी, तो थोड़ी सी जानकारी इसमें ऐड करते हैं इनके गांधी जी के परिचय के बारे में।
तो हमने देखा कि जो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात प्रांत के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। यानी हमने देखा पोरबंदर नामक स्थान पर जो है इनका जन्म हुआ था। इनके माता पिता कट्टर हिंदू थे। इनके पिता करमचंद गांधी या काबा गांधी, इनके पिता करमचंद गांधी या काबा गांधी थे। पहले पोरबंदर रियासत के दीवान थे और बाद में क्रमशः राजकोट यानी काठियावाड़ एवं वाकानेर में दीवान रहे। मोहनदास करमचंद यानी इनका पहले का नाम देखें महात्मा गांधी, तो ये बाद में बने। इनका जो प्रारंभिक नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। जब केवल 13 वर्ष के थे और स्कूल में पढ़ते थे, पोरबंदर की एक व्यापारी की पुत्री कस्तूरबा बाई यानी कस्तूरबा बा से उनका विवाह कर दिया गया था मात्र 13 वर्ष की आयु में। उस दौरान लगभग दोनों की आयु सेम थी। महात्मा गांधी की आयु भी 13 वर्ष थी और कस्तूरबा गांधी की भी आयु जो थी वो 13 वर्ष की थी। दोनों ने 62 वर्षों तक वैवाहिक जीवन बिताए। 1944 में पूना के ब्रिटिश जेल में कस्तूरबा का स्वर्गवास हुआ। गांधी जी 18 वर्ष की आयु में एक पुत्र के पिता हो गए थे और अगले वर्ष इंग्लैंड चले गए, जहां 3 वर्षों 1889 से 1891 तक रखकर उन्होंने बैरिस्ट्री पास की। भारत लौटे, पुणे, राजकोट और मुंबई में वकालत शुरू की, किंतु उन्हें विशेष सफलता नहीं मिली। इसलिए 1892 में जब दक्षिण अफ्रीका में व्यापार करने वाले एक भारतीय मुसलमान व्यापारी दादा अब्दुल्ला ने उनके सामने मुकदमा देखने का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया और 1893 में दक्षिण अफ्रीका चले गए। तो ये हमने देख लिया था, 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। और क्यों गए थे? तो गुजरात के व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे मई 1893 में। इस घटना का भी थोड़ा सा वर्णन कर लेते हैं, थोड़ी व्याख्या विस्तार से कर लेते हैं। तो देखिए, गांधी जी जब डरबन से दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी जब डरबन से प्रिटोरिया तक रेलवे द्वारा प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे, रास्ते में यह स्टेशन था पीटरमैरिट्जबर्ग पर एक गोरा उनके डिब्बे में घुसा और उसने स्थानीय पुलिस की सहायता से उन्हें धक्का देकर नीचे उतार दिया, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में किसी भी भारतीय को, चाहे वह कितना भी धनी और प्रतिष्ठित क्यों न हो, गोरों के साथ यात्रा करने की अनुमति नहीं थी। तो यह जो स्टेशन है पीटरमैरिट्जबर्ग कांड ने गांधी जी की जीवन यात्रा को एक नई दिशा दी। अब इसमें इनके प्रारंभिक जो कार्य था दक्षिण अफ्रीका में, जो इनकी प्रारंभिक कर्मभूमि थी, उसके बारे में समझ लें। तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के कार्य को देखें तो डरबन में 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किया। इंडियन ओपिनियन नामक अखबार भी निकाला दक्षिण अफ्रीका में। टाल स्टार फर्म की स्थापना भी दक्षिण अफ्रीका में किया। 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना भी इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ही किया। तो दक्षिण अफ्रीका में देखें तो अवज्ञा आंदोलन, जिसे सत्याग्रह नाम दिया गया, गांधी जी ने 1906 में पहली बार दक्षिण अफ्रीका में प्रयोग किया। यानी सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था। वहीं उन्होंने सत्य के दर्शन का विकास किया। इसके मुख्य तत्व थे, यानी गांधी जी के सत्य के दर्शन के मुख्य तत्व देखें तो सत्य और अहिंसा। सत्य के अंतर्गत ही उन्होंने अहिंसा को स्थान दिया। उन्होंने यह बताया कि अहिंसा पर आधारित सत्य के लिए संघर्ष ही सत्याग्रह है। 1809 ईस्वी में लिखित अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में स्वराज की व्याख्या इन्होंने की। यानी हिंद स्वराज गांधी जी की बुक है, इसको आगे हम देखेंगे। इसके बाद देखें तो जनवरी 1915 ईस्वी में गांधी जी भारत आए। यहाँ पर उनका संपर्क गोपाल कृष्ण गोखले जी से हुआ, जिन्हें गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु बनाया। इनके प्रभाव में आकर गांधी जी ने भारत की सक्रिय राजनीति से अपने आप को जोड़ा। यानी देखें तो ये दक्षिण अफ्रीका गए थे 93 में, 1893 में ये गए दक्षिण अफ्रीका और आए 1915 में। तो 7 यह 15 यह, यानी 21 वर्ष बाद जो है दक्षिण अफ्रीका से आए भारत में। और अपनी आयु के 46 वर्ष, यानी अपनी आयु में देखें आयु के हिसाब से तो 46 वर्ष बाद, यानी यह जो है 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी भारत आए। इसलिए भारत में जो 9 जनवरी को जो है भारत सरकार द्वारा प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की परंपरा शुरू की गई है। वर्तमान में यह जारी है, हालांकि यह 2 वर्ष पर जिसका आयोजन किया जा रहा है वर्तमान में, तो इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो जब यह देखें गांधी जी भारतीय राजनीति प्रवेश के समय ब्रिटिश सरकार प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1818 में फंसी हुई थी। गांधी जी सरकार को पूर्ण सहयोग दिया, क्योंकि यह मानकर चल रहे थे कि ब्रिटिश सरकार युद्ध के समाप्त भारतीयों को सहयोग के बदले में स्वराज दे देगी। गांधी जी ने लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया। कुछ लोग उन्हें भर्ती कराने वाला सर्जेंट कहते हैं। ध्यान देना है कि गांधी जी को भर्ती कराने वाला सर्जेंट क्यों कहा गया था, क्योंकि यह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की और अप्रैल 1917 में बिहार में स्थित चंपारण जिले में किसानों पर किया जा रहे अत्याचार के विरुद्ध आंदोलन चलाया, जो चंपारण आंदोलन के नाम से मशहूर है। तो यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह से पूर्व हम इनकी रचनाओं को देख लेते हैं। यानी गांधी जी की प्रमुख रचनाओं को देखें तो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से, तो सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी किसकी रचना? महात्मा गांधी जी की रचना है। हिंद स्वराज गांधी जी की रचना है। हमने देखा कि यह जो 1909 ईस्वी में इन्होंने लिखा है हिंद स्वराज को, दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान है। इसके बाद गांव स्वराज भी इनकी ही रचनाएं हैं। मेरे सपनों का भारत भी महात्मा गांधी जी की रचनाएं हैं। इसके बाद देखें रचनात्मक कार्यक्रम, इसका अर्थ और स्थान, यानी रचनात्मक कार्यक्रम
इसका अर्थ और स्थान भी इसकी इनकी महात्मा गांधी जी की रचनाओं में शामिल है, महत्वपूर्ण रचनाओं में शामिल है। चलिए अब चंपारण सत्याग्रह 1917 को देखते हैं, यानी गांधी जी का जो है प्रथम सत्याग्रह जो चंपारण सत्याग्रह 1917 का, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखें, 3 कटिया पद्धति पर आधारित नील की खेती का मुद्दा जो चंपारण सत्याग्रह पर की कारण था, यानी 3 कटिया पद्धति पर आधारित नील की खेती करना, यह इसका कारण रहा इस सत्याग्रह का। गांधी जी ने अंग्रेजों को 3 कटिया पद्धति की समाप्ति हेतु मनाया। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग था गांधी जी का। राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर गांधी जी चंपारण आए थे। तो गांधी जी का आगमन हमने देखा कि 9 जनवरी 1915 को, यानी 46 वर्ष की आयु में भारत में हो चुका था। तो उस दौरान देखें तो 1916 में जो लखनऊ में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हो रहा था, जिसको हमने पूर्व में विस्तार चर्चा कर लिया था लखनऊ पैक्ट के रूप में, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता हो गया था। गर्म दल और नरम दल मिल गए थे, जो 1909 में सूरत अधिवेशन में विभाजन हो गया था गर्म और नरम दल का, तो उसमें मिल गए थे। इसी दौरान जो राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिलते हैं और चंपारण आने के लिए बुलावा देते हैं। तो यह गांधी जी का जो है पहला प्रयोग चंपारण सत्याग्रह रहा। और यह ध्यान दें कि एनजी रंगा ने महात्मा गांधी की चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। हमने ऊपर देख लिया था कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इनको महात्मा की उपाधि दी थी। चंपारण सत्याग्रह को थोड़ा सा विस्तार कर लेते हैं। तो देखें, किसानों को अपनी जमीन के कम से कम 3/20वां भाग, 3 कठिया का मतलब यही है कि 3/20वें भाग, यानी 3/20वें भाग पर नील की खेती करना था। उन मालिकों द्वारा तय दाम पर उन्हें बेचना पड़ता था, जिन्हें 3 कठिया पद्धति भी कहा जाता है। और इसमें देखें तो 1917 ईस्वी में चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से लखनऊ में भेंट की। लखनऊ का मतलब 1916 का जो लखनऊ पैक्ट था, जिसमें कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जारी था, उसी दौरान जो है राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से लखनऊ में भेंट किया और उनसे चंपारण आने का आग्रह किया। गांधी जी के चंपारण पहुंचने पर वहां के कमिश्नर ने तुरंत चले जाने का आदेश दिया इनको, यानी गांधी जी को जो है तुरंत चंपारण से निकल जाने का आदेश दिया वहां के कमिश्नर, यानी चंपारण के कमिश्नर ने। परंतु गांधी जी नहीं माने। अंत उन्हें चंपारण गांव जाने की अनुमति दे दी गई। चंपारण में गांधी जी के सहयोगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि चंपारण में जो गांधी जी के सहयोगी कौन थे, तो बाबू राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने बाद में, यानी आज़ादी के बाद या भारत के संविधान लागू होने के बाद, तो बाबू राजेंद्र प्रसाद जी सहयोगी थे। JB कृपलानी जी भी स्वतंत्रता के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, JB कृपलानी जी, यह भी जो है चंपारण में गांधी जी के सहयोगी थे। इसके अलावा देखें तो महादेव देसाई, मजहरुल हक, नरहरि पारिक व ब्रिज किशोर जो है गांधी जी के सहयोगी थे चंपारण सत्याग्रह के दौरान। चंपारण जाने पर सरकार ने पूरे मामले की जांच के लिए एक आयोग गठित किया। गांधी जी को भी इसका सदस्य बनाया गया। गांधी जी आयोग को यह समझाने में पूर्णतः सफल रहे कि 3 कटिया प्रणाली समाप्त होनी चाहिए और जो धन अवैध रूप से वसूल किया गया उसके लिए हर्जाना दिया जाना चाहिए। यूरोपीय निहले किसानों की 25% राशि वापस करने के लिए राजी हो गए और गांधी जी ने इसे स्वीकार कर लिया। ध्यान देना है, यूरोपीय जो है 25% राशि जो वापस करने के लिए राजी हुए और गांधी ने स्वीकार कर लिया था। इस प्रकार गांधी जी का चलाया गया पहला सत्याग्रह सफल रहा, चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी का दूसरा देखें जो सत्याग्रह होता है वह खेड़ा अहमदाबाद का मजदूर आंदोलन 1918। चंपारण के बाद जो होता है वो अहमदाबाद का होता है। तीसरा इसमें खेड़ा का होता है, तो इसमें देख लेते हैं अहमदाबाद आंदोलन, यानी अहमदाबाद का मजदूर आंदोलन 1918 का जो है फरवरी 1918 में होता है। चंपारण के जस्ट बाद होता है, क्रम में पूछेगा तो चंपारण के बाद अहमदाबाद आंदोलन है। अहमदाबाद का यह मजदूर आंदोलन है। इसमें देखें तो ये मिल मालिकों द्वारा प्लेग बोनस समाप्त करने के मुद्दे पर यह आधारित था, यानी मिल मालिकों द्वारा जो है प्लेग बोनस समाप्त करने के मुद्दे पर अहमदाबाद का मजदूर आंदोलन था। गांधी जी ने यहीं पर ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ट्रस्टीशिप का सिद्धांत गांधी ने कब दिया था, तो अहमदाबाद मजदूर आंदोलन के दौरान दिया था। नोट इसका इंपॉर्टेंट है, गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल यहीं पर किया था, यानी गांधी जी द्वारा देखें तो पहली बार भूख हड़ताल जो है वो अहमदाबाद मजदूर आंदोलन के दौरान किया गया था। इसके बाद इसमें देखें महत्वपूर्ण रूप से यह है कि इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने प्रोफेसर आनंद शंकर ध्रुव को मध्यस्थता हेतु आर्बिट्रेटर पेश किया था। यानी जो है अहमदाबाद का मजदूर आंदोलन हेतु गांधी जी ने किसको मध्यस्थता हेतु आर्बिट्रेटर पेश किया था, तो आनंद शंकर ध्रुव को। गांधी जी ने अनुसुईया बेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गांधी जी ने अनुसुईया बेग, शंकर लाल बैंकर के साथ मिलकर अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन 1920 की स्थापना की, जो भारत का सबसे पुराना टेक्सटाइल मजदूर संघ है। यानी पूछेगा कि भारत का सबसे पुराना टेक्सटाइल मजदूर संघ कौन है, तो ये अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन 1920 का है। इसको गांधी जी ने किसके सहयोग से इसका गठन किया था, तो गांधी जी ने अनुसुईया बेग, शंकर लाल बैंकर के साथ मिलकर इसका जो है स्थापना किया था गांधी जी। यानी इसमें देखें तो चंपारण की सफलता के बाद गांधी जी का अगला प्रयोग यह 1918 का, यानी फरवरी 1918 का
फरवरी 1918 में अहमदाबाद की एक कॉटन टेक्सटाइल मिल मालिक और मजदूरों के बीच मजदूरी बढ़ाने के सिलसिले में चले विवाद में हस्तक्षेप करना पड़ा। यहाँ का विवाद प्लेग बोनस को लेकर था। यानी इसमें देखें तो अहमदाबाद में जब प्लेग की समाप्ति हुई तो मिल मालिक बोनस को समाप्त करना चाहते थे। मिल मालिक जो बोनस को समाप्त करना चाहते, मजदूरों ने इसका विरोध किया। गांधी जी ने मजदूरों को हड़ताल पर जाने को कहा और एक घोषणा की कि उन्हें 35% बोनस मिलना चाहिए, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के कारण महंगाई काफी बढ़ गई थी। गांधी जी अनशन बैठ गए, यानी इनका प्रथम भूख हड़ताल भी इसमें शामिल है। तब मिल मालिकों ने मामला न्यायाधिकरण को सौंपने के लिए किया। न्यायाधिकरण ने 35% बोनस देने को कहा, यानी इसमें 35% बोनस जो है न्यायाधिकरण ने देने को कहा। इस संघर्ष में अंबालाल साराभाई की बहन अनुसुईया बेग गांधी जी की मुख्य सहयोगी रहीं। यानी हम देखा अनुसुईया बेग जो है इनकी मुख्य सहयोगी रही इस आंदोलन में, जबकि उनके भाई अंबालाल साराभाई गांधी जी के दोस्त होते हुए उनके विरोधी रहे इस आंदोलन के दौरान। अगला इसमें गांधी जी का प्रयोग देखें, यानी एक दूसरा सफल प्रयोग के बाद इसमें खेड़ा सत्याग्रह जून 1918 का, ध्यान देना कि फरवरी 1918 का या जून 1918 का जो है खेड़ा सत्याग्रह है। इसके बारे में देखें तो गांधी जी ने 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की फसल नष्ट हो जाने के बाद सरकार द्वारा लगान में छूट न दी जाने के कारण सरकार के विरुद्ध किसानों का साथ दिया और उन्हें राय दी कि जब तक लगान में छूट नहीं मिलती वे लगान देना बंद कर दें। गांधी जी ने सर्वेंट ऑफ इंडिया के सदस्य विट्ठल भाई पटेल के साथ यहाँ पहुंचे। यानी सर्वेंट ऑफ इंडिया देखें तो गोपाल कृष्ण गोखले जी द्वारा स्थापित है और इसके सदस्य विट्ठल भाई पटेल के साथ यहाँ पहुंचे, खेड़ा पहुंचे। सरकार ने आदेश दिया कि लगान उन्हीं किसानों से वसूला जाए जो वास्तव में इसका भुगतान कर सकते हैं। तब गांधी जी ने संघर्ष वापस ले लिया। खेड़ा आंदोलन में गांधी जी के साथ वल्लभ भाई पटेल, इंदु लाल याग्निक तथा अन्य युवा लोगों ने गाँव का दौरा किया। इसकी प्रमुख बातों को देखें, खेड़ा आंदोलन में तो भू राजस्व माफ नहीं करने के मुद्दे पर था, इसको हमने देख लिया। गांधी जी ने कर नहीं आंदोलन चलाया। खेड़ा सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ किसानों का समर्थन किया था। इसमें इन घटनाओं के बीच जो है एक महत्वपूर्ण जो एक काला कानून आता है जिसको रॉलेट एक्ट फरवरी 1919 में आता है। इसको समझ लेते हैं। इसी के जो परिणति या इसी के जो परिणाम स्वरूप जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। तो इन दो घटनाओं को समझने के बाद पुनः जो गांधी जी के महत्वपूर्ण कार्यों को समझते हैं इस लेक्चर में। तो रॉलेट एक्ट 1919 के बारे में देखें तो इसे क्रांतिकारी एवं अराजकतावादी अधिनियम कहा जाता है, या रॉलेट एक्ट या काला कानून के नाम से जानते हैं। इसके दस्ता सर सिडनी रॉलेट ने किया था। इसके बारे में देखें तो फरवरी 1919 की घटना है। तो 1917 में सिडनी रॉलेट के दस्ता में समिति की सिफारिश पर पारित, यानी इसके दस्ता सिडनी रॉलेट ने किया था 1917 में। 2 वर्ष पूर्व ही इसके लागू करने से 2 वर्ष पूर्व ही इसकी समिति की सिफारिश थी, यानी सिडनी रॉलेट के दस्ता में समिति बनाई गई थी, उसकी सिफारिश पर रॉलेट एक्ट लाया गया था। वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस दौरान था। इसे काला कानून यानी काला कानून कहलाया, ब्लैक लॉ कहलाया। 19 मार्च 1919 को लागू, यानी 19 मार्च 1919 को लागू 39 वर्ष के लिए लागू किया गया था। यानी 19 मार्च ये लागू कब किया गया? 19 मार्च 1919 को लागू किया गया 39 वर्ष के लिए। इस कानून को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून कहा जाता है। रॉलेट कमेटी को सेडिशन कमेटी भी कहते हैं। भारत का प्रथम जन आंदोलन रॉलेट एक्ट आंदोलन था। भारत का प्रथम जन आंदोलन जो है रॉलेट एक्ट आंदोलन ही था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और रॉलेट कमेटी को सेडिशन कमेटी भी कहते हैं, ये भी ध्यान देना है। तो ये लाया क्यों गया था, इसके बैकग्राउंड में समझते हैं। तो भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1917 में सर सिडनी रॉलेट के अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की थी। यह कमेटी यह जांच करने के लिए नियुक्त की गई थी कि भारत में किस स्तर तक क्रांतिकारी आंदोलन संबंधी षड्यंत्र फैले हुए हैं और इसका मुकाबला करने के लिए किस प्रकार के कानूनों की आवश्यकता है। रॉलेट एक्ट लागू करने का मुख्य कारण यह था कि भारत रक्षा कानून की अवधि समाप्त होने को थी। यानी रॉलेट एक्ट लागू करने का मुख्य कारण यह था कि भारत रक्षा कानून की अवधि समाप्त होने को थी। कमेटी ने 1918 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कमेटी द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर केंद्रीय विधानमंडल में फरवरी 1919 में 2 विधेयक लाए गए, जिसमें एक विधेयक को तो वापस ले लिया गया, परंतु दूसरे क्रांतिकारी एवं अराजकतावादी अधिनियम को 18 मार्च, ध्यान देना है कि 18 मार्च 1919 को पारित कर दिया गया। यानी 18 मार्च को पारित किया गया और 19 मार्च यानी उसके अगले दिन जो इसको लागू कर दिया गया। इसकी अवधि 3 वर्ष रखी गई थी। इसे रॉलेट एक्ट या काला कानून के नाम से जानते हैं। यानी इसमें देखें तो इस कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का क्यों कहा जाता है। तो इसमें देखें इस विधेयक में व्यवस्था की गई थी कि मजिस्ट्रेट किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में डाल सकता था, साथ ही उससे अनिश्चित काल के लिए जेल में रख सकता था। इस प्रकार अपने इस अधिकार के साथ सरकार किसी भी निर्दोष व्यक्ति को दंडित कर सकती है। इसलिए इसको बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया। इसे काला अधिनियम या आतंकवादी अपराध नियम के नाम से भी जाना जाता है। देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड को देख लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह एग्जाम के दृष्टिकोण से है और भारतीय इतिहास में यह जो है एक महत्वपूर्ण घटना साबित होती है। या एक देखें तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है भारतीय इतिहास में और अंग्रेजों की यह जो एक क्रूरतापूर्ण या कह सकते हैं जो राष्ट्रीय प्रवृत्ति का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड।
जो कि रॉलेट एक्ट की परिणति के रूप में आती है। इसको देखें तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? 13 अप्रैल 1919 को जनरल ओ डायर द्वारा गोली चलवाया गया। यानी गोली किसके द्वारा चलाया गया? तो जनरल ओ डायर द्वारा गोली चलवाया गया। इसमें पंजाब के नेता सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा आयोजित की जा रही थी। इसमें ध्यान दें तो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल डायर था। इसकी हत्या उधम सिंह, यानी जो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर जो माइकल डायर था, इसकी हत्या जो उधम सिंह का जो अन्य नाम था राजा मोहम्मद सिंह आज़ाद, उधम सिंह का अन्य नाम था, द्वारा 13 मार्च 1940 ईस्वी में कर दी गई थी। यानी देखें तो यह 1919 में यह कांड होता है और 40 में इनकी हत्या की जाती है। लगभग 21 वर्ष बाद जो है उधम सिंह द्वारा जो है इंग्लैंड में जाकर इनकी हत्या की जाती है 1940 में। यानी इतना यह गलत कार्य था कि इसको मारना जरूरी था भारतीयों के लिए। तो इसमें जो है इनकी हत्या उधम सिंह जी करते हैं। इमेंडेनिटी यानी इंडेमनिटी एक्ट या व्हाइट वॉशिंग बिल को अंग्रेज अधिकारियों को बचाने हेतु सरकार द्वारा पारित किया गया था। यानी इसमें देखें जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, इसमें जो दोषी अपराधी थे, जो अंग्रेज दोषी अधिकारी थे, उनको बचाने के लिए अंग्रेज सरकार ने क्या किया था? तो इंडेमनिटी एक्ट लाया था या व्हाइट वॉशिंग बिल लाया था, अंग्रेज अधिकारियों को बचाने हेतु पारित किया गया था इंग्लैंड की संसद में या ब्रिटिश संसद में। इसके बाद देखें जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो जांच समिति गठित की गई थी, उसमें जांच समिति में हंटर कमेटी का जो ब्रिटिश सरकार ने गठन किया था, जांच हेतु हंटर कमेटी का गठन किया गया था। इसे डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी के नाम से जानते हैं। इसमें सदस्यों में देखें तो चिमन लाल सीतलवाड़ थे, जस्टिस रस्किन था, राइस था, सर जॉर्ज बरो था, सर थॉमस स्मिथ इसकी कमेटी हंटर कमेटी में शामिल थे। हंटर कमेटी जो बनाई गई थी 8 सदस्य थी। 8 सदस्य में जो 5 अंग्रेज थे, 3 भारतीय थे। 5 अंग्रेजों में लॉर्ड हंटर था जो इसका अध्यक्ष था, इसलिए हंटर कमेटी के नाम से जाना गया। लॉर्ड हंटर, जस्टिस रस्किन था, WS राइस था, मेजर जनरल सर जॉर्ज बैरो था, सर थॉमस स्मिथ था। और 3 भारतीयों में हमने देखा यह सर चिमन लाल सीतलवाड़ भारतीयों में शामिल हैं। इसके अलावा साहबजादा सुल्तान अहमद थे भारतीयों में। इसके बाद जगत नारायण भी 3 भारतीयों में शामिल थे। हंटर कमेटी ने मार्च 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो इसके अलावा देखें तो भारतीयों द्वारा भी एक कमेटी बनाई गई थी, उसका नाम तहकीकात कमेटी था, 1919 में बनाई थी। यानी भारतीय व्यक्ति थे। तहकीकात कमेटी 1919 में बनाई गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने भी एक समिति बनाई थी। इसमें कांग्रेस ने भी एक समिति बनाई थी और ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमेटी बनाई थी, जबकि कांग्रेस ने भी समिति की नियुक्ति की थी, जिसे तहकीकात कमेटी कहा जाता है। इसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय जी थे, यानी बीएचयू के संस्थापक जो है मदन मोहन मालवीय जी, वो तहकीकात कमेटी के संबंधित तहकीकात कमेटी के संबंधित जलियांवाला बाग हत्याकांड संबंधित थे। इनके अन्य सदस्य में महात्मा गांधी जी भी थे, मोतीलाल नेहरू जी थे, अब्बास टाइप जी थे, CR दास जी थे और पुपुल जयकर थे। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में अधिकारियों के इस बर्बर कृत्य के लिए उन्हें निंदा का पात्र बनाया और सरकार को दोषी बताया। यानी सरकार को दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई, मृतकों के परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की, परंतु सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। फलस्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। इसी के बाद जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लेते हैं। यानी इसमें थोड़ा सा और इसकी पृष्ठभूमि को विस्तार कर लेते हैं तो देखें इसमें यह है कि गांधी जी तथा कुछ अन्य नेताओं के पंजाब प्रवेश प्रतिबंध होने के कारण वहां की जनता में पर्याप्त आक्रोश था। यह आक्रोश तब अधिक बढ़ गया जब पंजाब के दो लोकप्रिय नेता या आपके जो हैं, हमने देखा पंजाब के जो 2 लोकप्रिय नेताओं में शामिल जो हैं डॉक्टर सत्यपाल यानी डॉक्टर सत्यपाल किचलू जी एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू यानी डॉक्टर सत्यपाल हैं, सैफुद्दीन किचलू जी, दोनों लोग डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर द्वारा बिना किसी कारण के 9 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी गिरफ्तारी का आदेश पंजाब प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर ने दिया। ये दोनों नेता दिसंबर 1919 ईस्वी में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में स्वागत समिति के संबंध थे। तो इसमें ध्यान दें अमृतसर की स्थिति से बौखलाकर सरकार ने 10 अप्रैल 1919 को शहर का प्रशासन सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल R डायर, ध्यान देना R डायर को सौंप दिया। इसने 12 अप्रैल को कुछ गिरफ्तारियों कार्रवाई किया, लेकिन 13 अप्रैल जो महत्वपूर्ण घटना शामिल इसमें देखें 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन, यानी 13 अप्रैल को बैसाखी का दिन था के दिन शाम करीब 4 बजे अमृतसर यानी ये जो जलियांवाला बाग है ये अमृतसर में है। जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन हुआ जिसमें से करीब 20,000 व्यक्ति इकट्ठे हुए थे। यह सभा किसने बुलाई थी, इस संबंध में हंसराज नामक व्यक्ति का उल्लेख आता है। यही व्यक्ति बाद में सरकारी गवाही बन गया था। दूसरी ओर डायर ने उस दिन 9:30 बजे सभा को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। सभा में गांधी
सभा में गांधी जी, डॉक्टर किचलू और सत्यपाल की रिहाई रोलेट एक्ट के विरोध में भाषणबाजी की जा रही थी। ऐसे में डाय ने 3 मिनट के अंदर भीड़ को हटने का आदेश देकर कुछ सैनिकों के साथ बाग के मुख्य दरवाजे पर खड़ा हो गया। उसके बाद उसने फौज को भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। वे तब तक गोलियां चलाते रहे जब तक गोलियां खत्म न हो गई। हजारों लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। 3000 लोग घायल हो गए। वैसे सरकारी रिपोर्ट में 379 व्यक्ति मारे गए एवं 1200 व्यक्ति घायल दिखाए गए सरकारी आंकड़े में। इस हत्याकांड में डायर नामक व्यक्ति ने डायर को सहयोग दिया। दीनबंधु एफ एंड्रूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की हत्या का, यानी इसने जानबूझकर की गई हत्या जलियांवाला बाग हत्याकांड को कहा था। तो दीनबंधु एफ एंड्रूज ने कहा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर ने इस कृत्य के संदर्भ में कहा कि तुम्हारी कार्रवाई ठीक है। गवर्नर इसे स्वीकार करता। इस बर्बर हत्याकांड के बाद 15 अप्रैल को पंजाब के लाहौर, गुजरावाला, कसूर, शेखपुरा एवं वजीराबाद में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, जिसमें करीब 288 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर अनेक प्रकार की सजाएं दी गई। अब इस घटना के बाद देखते हैं कि इसके विरोध स्वरूप इस्तीफा या उपाधियां किसने वापस कर दी। ये भी एग्जाम दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो देखें, महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि वापस कर दी। यानी महात्मा गांधी को कैसर हिंद जो अंग्रेजों या ब्रिटिश सरकार ने जब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इस सेना में भर्ती करा रहे थे भारतीय लोगों को, यह आह्वान किया था, तो इनको भर्ती कराने वाला सार्जेंट की उपाधि दी गई थी। उसी दौरान ब्रिटिश सरकार ने कैसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी जी को दिया था। तो इन्होंने, महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि वापस कर दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध स्वरूप इस्तीफा दे दिया था या उपाधि वापस लौटा दी थी। शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। कार्यकारिणी परिषद के सदस्य के इस्तीफा कौन दिया था? शंकर नायर जी ने दिया था। किसके स्वरूप या किसके विरोध स्वरूप दिया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध स्वरूप दिया था। इसके बाद देखें तो जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दी थी। ये भी एग्जाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि किसने सर की उपाधि को लौटा दिया था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लौटा दिया था। किसके विरोध स्वरूप? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध स्वरूप इन्होंने लौटा दिया था। इसमें देखें तो इस हत्याकांड के समय पंजाब में चमनदीप के नेतृत्व में डंडा फौज बनाया। यानी हत्याकांड के समय पंजाब में चमनदीप के नेतृत्व में डंडा फौज बनाया गया। कांग्रेस ने इस घटना की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में समिति बनाई, यानी तहकीकात समिति बनाई। हमने देख लिया, तहकीकात कमेटी 1919 की है, जिसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में समिति बनाई। इनके अन्य सदस्य देखें तो मोतीलाल नेहरू जी थे, महात्मा गांधी जी थे, CR दास जी थे, तैयब जी जयकर इत्यादि जो है वो तहकीकात कमेटी के सदस्यों में शामिल है, जिसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय जी कर रहे थे। इसमें इतिहासकारों का मत भी देख लेते हैं। तो देखें, इस कांड के बारे में थॉमसन एवं गैरेट ने लिखा है। थॉमसन और गैरेट ने लिखा है कि अमृतसर दुर्घटना यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड या अमृतसर दुर्घटना भारत ब्रिटेन संबंधों में युगांतकारी घटना थी, जैसा कि 1857 ईस्वी का विद्रोह था। इसमें नोटेड पॉइंट यह बनता है कि देखें, यह शंकर नायर जी जो हैं, शंकर नायर जी को देखें तो यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सर शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। यानी शंकर नायर जी तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे। ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से। इसके बाद हम देखेंगे असहयोग आंदोलन। वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन असहयोग आंदोलन से पूर्व खिलाफत का मुद्दा या खिलाफत आंदोलन 1922 का होता है। इसके बाद असहयोग आंदोलन शुरू होता है। इस पर जो वीडियो के नेक्स्ट लेक्चर में विस्तार से चर्चा की जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।